नमस्कार। तो लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक लेक्चर नंबर 1 जो हमने कंसाइनमेंट का किया है उसके अंदर हमने 11 पॉइंट अभी तक लिख लिए थे। तो 11 पॉइंट आपकी कॉपी में प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अब आप मेरे साथ में लिखेंगे पॉइंट नंबर 12। लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 12, व्हाट इज अकाउंट सेल। ये अकाउंट सेल क्या चीज है? ये एक टेक्निकल टर्म है, कंसाइनमेंट बिजनेस में यूज होता है। वैसे अकाउंट सेल का मतलब, सेल का मतलब तो बिक्री, जो अपन सेल आउट करते हैं सामान, और अकाउंट मतलब कोई भी डेबिट और क्रेडिट का कोई लेजर अकाउंट। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये अकाउंट सेल एक डॉक्यूमेंट का नाम है कंसाइनमेंट बिजनेस में। आइए जरा जानते हैं इसको। दिस इज ए डॉक्यूमेंट सेंट बाय एजेंट टू द ओनर। ये एक एजेंट एक डॉक्यूमेंट बना के देगा। किसको देगा? ओनर को। मतलब एजेंट हमारा, जो हमारा एजेंट है वो एक डॉक्यूमेंट अपने ओनर को बना के देगा। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या जानकारियां होंगी? इस डॉक्यूमेंट में सेल्स की जानकारी होगी कि एजेंट ने कितना सेल किया, इसके बारे में जानकारी होगी। एजेंट ने कितने एक्सपेंस करे वो जानकारियां होंगी। एजेंट का कितना कमीशन कमाया वो जानकारियां होंगी। कितना एडवांस मनी है इसके बारे में जानकारियां होने वाली हैं। और ये जानकारियां कौन देता है? ये जानकारियां एजेंट देता है। किसको देता है? अपने ओनर को देता है। तो जिस डॉक्यूमेंट में ये जानकारियां देता है उसी डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? अकाउंट सेल। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, अकाउंट सेल डॉक्यूमेंट कौन किसको देता है? तो आप बताएंगे साहब एजेंट देता है, ओनर को देता है। चलिए ये पॉइंट नंबर 12 आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अकाउंटिंग एंट्रीज पे आ जाते हैं। नंबर 13, अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, जो पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा था कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, वी विल लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। तो यही हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज अपन सीखेंगे। तो एक साइड में लिख लीजिएगा, इन बुक्स ऑफ कंसाइनर, जिसको अपन ओनर भी बोल देते हैं। दूसरा लिख लीजिएगा इधर, इन बुक्स ऑफ एजेंट, जिसको हम कंसाइनी भी बोल देते हैं। तो अलग अलग जनों की बुक्स में क्या क्या एंट्रियां हम बनाने वाले हैं। और यहां लिख दीजिएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, लंबी सी एक लाइन लगाइए। आओ जरा एक एक करके एंट्रीज देखते हैं। तो सबसे पहले बताओ, अकाउंटिंग प्रोसेस नामक पॉइंट लिखवाया था मैंने। अकाउंटिंग प्रोसेस देखो कहां से बात शुरू होगी। बात हमारी जो शुरू होगी वो देखो पॉइंट नंबर 7 में मैंने लिखवाया था कि हम ट्रेडिंग जयपुर में बैठ के जो बिजनेस कर रहे हैं उसी में से थोड़ा सा सामान निकालेंगे और दूसरी जगह बेचने के लिए एजेंट को दे देंगे। तो हमारी एंट्री स्टार्ट कहाँ होगी? ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकालना है और एक अलग अकाउंट खोलना है जिसका नाम होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो पहला काम, फर्स्ट एंट्री यहां से शुरू होगी क्वेश्चन की। फिर दूसरे में हम सेंड टू एजेंट करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अपन बनाएंगे। तो चलिए हम करते हैं आगे। पहली एंट्री अपनी कॉपी में कम से कम 12-13 एंट्रियां लिखेंगे तो अपनी कॉपी में नया पेज ले लेना एक, ताकि एक ही पेज पे लगभग सारी एंट्री आ जाए। पहली एंट्री लिखिएगा ए एंट्री, ऑन ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। हमारा जो रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी जो जयपुर में बिजनेस चल रहा है, उसमें से थोड़ा सामान हम निकालेंगे और निकाल के हम कहाँ देंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक अलग अकाउंट बनाएंगे। तो हमने सबसे पहली एंट्री यहाँ पे लिखनी है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
सबसे पहली एंट्री ये होगी, जितना भी अमाउंट होगा रियल कॉस्ट प्राइस से ही अमाउंट होगा। यहां इसको अभी कोई लेना देना नहीं है, नो एंट्री। अभी एजेंट को थोड़ी ना पता है भैया क्या ट्रेडिंग होता है, एजेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। पहली एंट्री यहां पे हमारी हो जाती है पूरी। अब लिखिएगा एंट्री नंबर बी। अब ट्रेडिंग से हमने सामान निकाल लिया। देखो ट्रेडिंग से कैसे निकाला एक बार समझ लो। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाते हैं अपन। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सामान परचेज करके लाए तो टू परचेज लिखा हमने, फिर सामान सेल किया तो बाई साइड में सेल लिखा। सेल का मतलब है जो रनिंग बिजनेस जयपुर में ही बेच दिया गया, लेकिन हमारा एजेंट है मान लीजिए गुजरात में है या बंबई में है या फिर दिल्ली में है, तो कुछ सामान हम अपने एजेंट को देंगे कि भैया तू अपने शहर में बेच लेना। तो हम यहाँ पे एजेंट लिख दें क्या? नहीं सर, हम एक अलग अकाउंट खोलेंगे जिसमें से यहाँ से इसी परचेज में से मान लीजिए परचेज किया 100 किलो सामान, 80 किलो सामान हमने यहीं बेच लिया और बाकी 20 किलो सामान है वो एजेंट को दे दिया। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले एंट्री क्या बनाएंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि भैया ये सामान दूसरी जगह बेचने के लिए एजेंट को दे दिया गया है और ट्रेडिंग से सामान को निकाल दिया गया है। पहली एंट्री ये कि ट्रेडिंग से सामान निकल गया है। अब हम एजेंट को ये दे देंगे, तो एजेंट को देंगे तो एंट्री नंबर 2 लिखिएगा। एंट्री नंबर 2। अच्छा एक छोटा सा काम करिए, ये जो अमाउंट आएगा ना ये ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होगा, इसी के नीचे लिख लीजिए ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। आगे जाके एक इनवॉइस प्राइस मेथड पढ़ेंगे अपन, इनवॉइस प्राइस मेथड, परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस मेथड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमेशा कॉस्ट, मान लीजिए 20 रुपए का सामान है तो रियल 20 रुपए ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 20 का अपन 22 बना के लिख दें या 25 बना के लिख दें, नहीं, जितने रुपए का सामान होगा हम रियल कॉस्ट प्राइस पे ही ये एंट्री करा करेंगे। बी में लिखना ऑन गुड्स सेंट, ऑन गुड्स सेंट टू कंसाइनी। हम अपना सामान कंसाइनी मतलब एजेंट को हम अगर अपना सामान देंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? तो देखो जितने भी खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस मॉडल में, जितने भी खर्चे होंगे उन सारे खर्चों को किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा? देखो मैंने यहां पे लिखा था अकाउंट्स टू बी ओपन करके, पॉइंट नंबर 8 में देखना, जितने भी खर्चे होंगे वो कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा सारे खर्चों के लिए। इस बिजनेस के जितने भी खर्चे होंगे और सारे एक्सपेंस की साइड होंगे डेबिट। तो सामान जो हम एजेंट को दे रहे हैं कंसाइनमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया तो ये हो गया डेबिट। और ये सामान बिकेगा, ये वाला सामान आगे चल के सेल आउट होगा तो ये इनकम हो जाएगी, इनकम हो जाएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन लिखिएगा यहाँ पे बी पे। गुड सेंट टू एजेंट को अपन सामान देंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा जनाब, जब गुड्स हम सेंड कर देंगे तो एजेंट के पास रिसीव हो जाएंगे। ध्यान रखने योग्य बात क्या कि एजेंट जब रिसीव करेगा तो कोई एंट्री नहीं बनाता, वो अपने एक मेमोरेंडम तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे नोट कर लेता है। तो यहाँ लिख देना नो एंट्री, बट ये रिकॉर्ड करेगा इसको, रिकॉर्ड ऑन रफ पेपर, रफ पेपर या फिर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिकॉर्ड बनाएगा। मेमोरेंडम का रिकॉर्ड का मतलब है कोई डबल एंट्री पास नहीं करेगा, ये अपने एजेंट अपने ऐसे लिख लेगा, हाँ भाई ठीक है मेरे पास में इतने रुपए का सामान इस डेट को आया है, कोई एंट्री नहीं बनाएगा। एक बताइए आप अगर एजेंट हो, मैं आपको कोई सामान दे दूं तो आपका कोई खर्चा हुआ नहीं, कोई इनकम हुआ नहीं, तो ना तो खर्चा हुआ ना तो आपकी इनकम हुई एजेंट की, तो एजेंट एंट्री क्या बनाए फिर? एजेंट को तो सामान मिला है, सामान मिला है तो एजेंट को सामान मिलना मतलब ना तो खर्चा ना तो इनकम, तो ना खर्चा ना इनकम ना एसेट ना लाइबिलिटी, तो एंट्री करेगा ही क्या फिर? तो ये रफ में नोट कर लेगा, हाँ मेरे पास में इतना रुपए का सामान आया है। इसको मेमोरेंडम रिकॉर्ड बोलते हैं। मेमोरेंडम मतलब कच्चा पक्का जिसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल नहीं लगते, उसी का नाम अकाउंटिंग में मेमोरेंडम बोला जाता है। तो मेमोरेंडम में एक रफ पेपर पे ही लिख लेगा, एंट्री कुछ नहीं बनाएगा। ओके सर, पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। एंट्री नंबर 3,
सी में लिखिएगा। अब जब सामान चल पड़ा है ट्रक में डल के, तो जाहिर सी बात है हम एजेंट को अपॉइंट किया है, तो एजेंट से कुछ एडवांस मनी भी लेंगे, फिर अपन ट्रक में डाल के सामान को दे देंगे। तो लिखना ऑन एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट। कुछ पैसा एजेंट से अगर हम एडवांस मनी के तौर पे लेते हैं तो एंट्री क्या बनाएंगे? देखो, कैश लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, अगर बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, और अगर डिमांड ड्राफ्ट आया है तो डीडी अकाउंट लिख दो। डिमांड ड्राफ्ट भी मतलब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पुराने तरीके से जब डीडी बना के अपन अकाउंट अमाउंट को ट्रांसफर करते थे तो उसको डिमांड ड्राफ्ट बोला जाता था। या फिर बी आर आया है तो बी आर कर दो, ये अकाउंट कर दो डेबिट। और ये पैसा किससे आया है? एजेंट से, तो टू एजेंट का नाम लिखना है यहाँ पे, टू एजेंट। जितने भी रुपए आए हैं उतने रुपए यहाँ पे लिख देने चाहिए। हाँ। अब देखो, एडवांस मनी एजेंट ने दी है, तो एजेंट बन के सोचो जरा, अब एजेंट ने पेमेंट किया तो अब एंट्री करेगा ये। अब एंट्री करेगा तो क्या एंट्री करेगा? ओनर अकाउंट डेबिट, जो भी ओनर का नाम होगा, ओनर अकाउंट डेबिट टू बीपी हो सकता है, कैश दिया है तो कैश, बैंक दिया है तो बैंक, डीडी दिया है तो डीडी अकाउंट। जितना भी पैसा दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, एडवांस मनी आ गई है। सी के बाद लिखिएगा डी पॉइंट। अब जब एडवांस मनी आ गई है, हम एजेंट को सामान हमने दे दिया है, अब एजेंट को सामान अगर हमने सेंड कर दिया तो अब हमारे कुछ खर्चे होंगे। पहला डायग्राम ध्यान रखना, पहले वाला देखो, शुरू शुरू वाला ध्यान रखना, पूरा यही सीक्वेंस चलेगा, 9 पॉइंट जो लिखे थे शुरू शुरू के अंदर। देखो यहाँ पे हम एडवांस पैसा ले लिया हमने, फिर हमने सामान दे दिया है। अब सामान देंगे तो ट्रक जाएगा तो खर्चे होंगे, खर्चे डायरेक्ट होंगे, चाहे वो एजेंट पे करे चाहे वो ओनर पे करे। फिर पॉइंट नंबर 5 पे इनडायरेक्ट खर्चे, फिर सेल, फिर कमीशन, फिर अनसोल्ड स्टॉक। अपनी एंट्रियां भी इसी प्रकार से चलने वाली हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट 1 पॉइंट, डी पॉइंट पे लिखिएगा एक्सपेंसेस पेड बाय ओनर। ओनर द्वारा अगर कोई पेमेंट करी जाती है, जितने भी खर्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है जितने भी खर्चे तो एक्सपेंस जितने भी होंगे वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होंगे। तो यहां पे लिखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने भी खर्चे होंगे वो लिख दिए जाएंगे। यहां कोई भी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि खर्चे किसने किए हैं? मालिक साहब ने किए हैं। तो एजेंट थोड़ी ना रिकॉर्डिंग करेगा, एजेंट तो भैया ठीक है, एजेंट को इतना ही पता सामान आया लिख लिया। अब जो भी खर्चे होंगे उसकी एंट्री कर लेगा, जो पेमेंट करेगा उसकी एंट्री कर लेगा, फाइनल सेटलमेंट खत्म। तो एजेंट के यहाँ पे बस लिमिटेड ही अकाउंटिंग होती है। सामान आया कितना वो कच्चे में लिखता है, फिर सामान के साथ खर्चे कितने हुए पक्के में लिखता है, और लास्ट में फाइनल पेमेंट ओनर साहब के यहाँ पे बात खत्म। नेक्स्ट वन लिखिएगा, डी के बाद लिखिएगा ई पॉइंट। अब हो सकता है एक्सपेंस ये तो कर दिए हमारे ओनर ने पे, अब हो सकता है एक्सपेंस कुछ करे हों हमारे एजेंट साहब ने। एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट, कुछ खर्चे एजेंट ने पे करे हो। एजेंट अगर पे करेगा तो फिर यहाँ पे दोनों की रिकॉर्डिंग चलेगी, दोनों दोनों आदमी रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखिएगा एजेंट जब पे करेगा तो ये जो खर्चा है एजेंट का खुद का खर्चा थोड़ी ना है, ये खर्चा तो ओनर का है, लेकिन कौन पे कर रहा है? एजेंट। तो ये बनाएगा ओनर अकाउंट डेबिट टू कैश। जितने भी खर्चे किए हैं ओनर से लेगा और कैश पेमेंट कर दिया है। रियल खर्चा तो कंसाइनमेंट बिजनेस का है, इसलिए यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट, क्योंकि पेमेंट अल्टीमेटली किसने करी है? एजेंट ने करी है। तो कंसाइनमेंट का खर्चा है लेकिन पेमेंट एजेंट ने करी है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट। लीजिए, यहां तक भी बात बन गई हमारी। डी ई, नेक्स्ट पॉइंट लिखना एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट।
अब एक्सपेंसेस हो गए, अब होता है जी कमीशन। कमीशन पेबल, ध्यान रखना हम एजेंट को कभी कैश में कमीशन नहीं देंगे, फाइनल सेटलमेंट में देंगे। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए हमने बोला देख तेरे को 500 रुपए की सेल करी तूने, एजेंट तूने 500 रुपए की सेल करी, 500 रुपए तेरे पास आ गए, इसमें से तेरे 100 रुपए कमीशन, तो 400 रुपए मुझे अल्टीमेटली वापस दे देना। तो बताओ क्या 100 रुपए की हमने एज ए ओनर क्या हमने पेमेंट करी? क्या रियल में कोई पेमेंट किया? क्या नहीं। हमने जो भी कमीशन का अमाउंट होता है वो एडजस्ट करते हैं सेल्स में से, इसलिए मैंने क्या वर्ड लिखा? पेबल। पेबल मतलब देना बाकी है, और ये पेमेंट लास्ट में एडजस्ट हो जाएगी अपने आप। तो लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि सारा पैसा तो एजेंट के पास आता है, तो एजेंट अपना पैसा काट के वापस पैसा हमको दे देगा। कमीशन पेबल, कमीशन पेबल टू एजेंट, तो हमारा तो खर्चा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट, जितना भी खर्चा होगा, और इसकी इनकम है, एजेंट की इनकम है, तो ये बोलेगा ओनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनता है कि कमीशन अकाउंट किसकी बुक में ओपन होता है? कमीशन अकाउंट, तो बताओ कमीशन अकाउंट किसकी बुक में ओपन होता है? कमीशन अकाउंट एजेंट की बुक में ओपन होता है। ओनर की बुक में कोई कमीशन नाम की चीज यहाँ पे नहीं होती है, कमीशन की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट ही डेबिट करा जाता है। एफ के बाद लिखना है जी पॉइंट। और क्या खर्चा हो सकता है? बस यही खर्चे होंगे। अब बाई साइड में चलते हैं, सेल की तरफ। खर्चे हो गए सारे के सारे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चे यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट लिखना, जी पॉइंट लिखना, ओन सेल्स रिपोर्टेड बाय एजेंट। अगर एजेंट ने सेल कर दी है तो पैसा एजेंट की जेब में आया है, और पैसा एजेंट की जेब में आया है, तो ये एंट्री बनाएगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू, और ये सारा पैसा ओनर का है, इसका थोड़ी ना, ये सेल थोड़ी ना लिख सकता है। कैश आया है और ओनर को देना है। यहाँ पे इनकम हो गई है, तो हम लिखेंगे एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसका कलर मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, ताकि पता लग जाए आपको ये इनकम की एंट्री स्टार्ट हो गई। अभी तक खर्चों की एंट्री कर रहे थे, अब ये इनकम की एंट्री स्टार्ट हो गई। जी के बाद लिखना एच पॉइंट। सेल्स हो गई हमारी। अब सेल्स के बाद में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डिंग। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ओनर करेगा। एंट्री क्या करेगा? लिखो यहां पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और ये नो एंट्री, बस ये रफ में लिखेगा, रफ, दैट इज मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स। एजेंट के पास जब सामान आया था तब भी उसने कच्चे में लिखा था। अभी जो सामान बिकना रह गया है, तो बताओ अगर कोई सामान अनसोल्ड रह गया है, अनसोल्ड रह गया, तो एजेंट का ना कोई खर्चा, ना कोई इनकम, ना कोई एसेट, ना कोई लाइबिलिटी, तो ये एंट्री करेगा ही नहीं। ये रफ में लिख लेगा, हाँ इतना सामान बच गया है। कोई एंट्री डेबिट और क्रेडिट वाली एंट्री पास यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट लिखना, यहां तक हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। एच के बाद लिखना आई पॉइंट। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद में या तो कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ, या तो कंसाइनमेंट में लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस
ऑन कंसाइनमेंट। अब धंधा पूरा हो गया है, अनसोल्ड स्टॉक बच गया, अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं। अगर प्रॉफिट तो हुआ है तो हम एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में वो पैसा ट्रांसफर कर लेंगे। ये तो हो गया प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट हुआ है। और अगर दूसरा केस हो जाए लॉस, लॉस हो जाए तो उल्टी एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर हमारा हो जाए, और ये कोई भी एंट्री नहीं बनाएगा क्योंकि प्रॉफिट और लॉस से एजेंट को कोई लेना देना नहीं है। जे एंट्री, जे एंट्री। अब होगी जनाब फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट बिटवीन ओनर एंड एजेंट। अगर फाइनल सेटलमेंट हो गई है तो जाहिर सी बात है हमको अमाउंट रिसीव ही करना होता है। एजेंट सारी सेल का पैसा किसके पास आया, एजेंट। अब एजेंट अपने पैसे काट के किसको देगा, इधर देगा। तो हमको पैसे लेने ही होते हैं एजेंट से। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एजेंट। जितना भी पैसा है वो यहाँ पे, यहाँ बोलेगा ओनर अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ लिख देना बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। लो जी, ये एंट्री यहां तक हो गई। छोटा सा इसमें एक नोट लिखना, इफ फाइनल सेटलमेंट इज स्टिल ड्यू। अगर अभी पैसा देना बाकी है, अभी फाइनल सेटलमेंट हुआ नहीं है, देन नो एंट्री विल बी पास्ड। तो कोई एंट्री नहीं होगी। दैट इज लेजर जो होगा ना, एजेंट का जो लेजर होगा उसमें बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। अगर अभी देना बाकी है, बैलेंस अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। तो यहां तक आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, ये एंट्रीज को। ये कुछ एंट्री, हालांकि इसके नीचे कुछ नोटिंग भी, नोट भी लिखेंगे कुछ ना कुछ साथ में, लेकिन एक बार आप जल्दी से यहां तक एक बार लिख मारो इसको जल्दी से। चलिए जनाब, यहां तक लिख लिया आपने पॉइंट नंबर 13 तक। इसी के नीचे नोट नंबर 1 तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और लिखिएगा। देखो, सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी, ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से सामान निकालने की एंट्री थी, जो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगी। दूसरा, एजेंट को सामान दे दिया है। तीसरा, एडवांस मनी। तो एडवांस मनी पे एक नोट और लिखिएगा, एडवांस मनी भी कई तरह की होती है। एडवांस मनी लिखिएगा। एडवांस मनी मे बी एडजस्टेड, दिस मनी मे बी एडजस्टेड इनटू फाइनल सेटलमेंट। जब अपन फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो उसमें एडवांस मनी एडजस्ट की जा सकती है। बट इफ एडवांस मनी is received as security money,
अगर हमने एडवांस मनी को सिक्योरिटी मनी भैया डिपॉजिट करा के रख जाए यहां पे, अगर ऐसा है देन वी विल रिसीव some security money at the time of goods sent and as well as some amount is receivable for अनसोल्ड स्टॉक। देखो यहाँ पे दो बातें हैं एडवांस मनी के तौर पे। अगर सिंपल एडवांस मनी है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, हमने 20,000 रुपए का गुड्स हम इधर सेंड करना चाह रहे थे। हमने बोला देख भाई तू मेरा एजेंट बन जा, और एजेंट बनने के बदले में 8,000 रुपए यहाँ पे पहले ही जमा करा दे। तो जब ये 20,000 रुपए का सामान को मान लीजिए 20 वाले सामान को इसने 25,000 में बेचा, तो 25,000 एजेंट के पास आए, तो मैं बोलूंगा देख 25 के 25 मेरे को मत दे, 25 में से 8 तो तूने पहले ही दे रखे हैं एडवांस मनी, ये अपनी एडजस्ट कर ले, और 25 में से 8,000 एडवांस मनी एडजस्ट करने के बाद में 17,000 रुपए बचे हैं, ये मेरे वापस लौटा दे। ये है सिंपल एडवांस मनी। आप जब किसी एजेंट को अपॉइंट करें तो हाँ जाहिर सी बात है उससे पैसे लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। आप ना कहीं पे भी शहर में जाते हैं, रूम किराए पे लेके रहते हैं स्टूडेंट लाइफ वाले, तो पहले महीने में आपसे कुछ पैसा लिया जाता है। एक महीने का किराया मान लीजिए रूम का 5,000 रुपया है, तो जाहिर सी बात है आपसे 5,000 रुपया और लिया जाएगा सिक्योरिटी मनी के रूप में। अब ये पैसा दो तरीके से हो सकता है कि आगे आने वाले किराए में एडजस्ट हो जाए, या फिर जिस दिन आप रूम छोड़ के जाएंगे उस दिन 5,000 मिलेंगे। दो ही क्लोज हो सकते हैं इसमें। तो सेम क्लोज यहाँ पे है। एडवांस मनी जो ली गई है हो सकता है वो सेल्स में एडजस्ट कर ली जाए और बैलेंस पेमेंट अगले पीरियड में आप दे दो, या फिर सिक्योरिटी मनी भैया हमारे पास ही रहेगा इतना पैसा, मतलब जितना गुड्स रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं 20,000 रुपए का सामान, हमने बोला भैया 80% एडवांस लेते हैं हम, और ये सिक्योरिटी मनी है। सिक्योरिटी मनी इसका मतलब जितना भी गुड्स एजेंट के पास रहेगा, जितना भी गुड्स एजेंट के पास रहेगा उसका हमेशा 80% इधर होना चाहिए पैसा। जो भी सामान एजेंट के पास रहेगा या जाएगा या फिर अनसोल्ड बचेगा, उस सामान का 80% पैसा ओनर के पास होगा ही होगा। इसको हम बोलते हैं एडवांस मनी एज सिक्योरिटी मनी। भैया सामान दिया है ना तो कुछ पैसा तो पहले ही दे दे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, 80% वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। 20,000 रुपए का सामान है, तो यहाँ एजेंट ने क्या किया, 15,000 वाला सामान, हालांकि थोड़ी लंबी बात हो गई है, 15,000 वाला सामान मान लीजिए इसने 22,000 में बेच दिया, और 5,000 का सामान अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी इसके पास में बिकना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 जब सामान दिया है इधर तो इसका भी 80% पैसा लेंगे सिक्योरिटी मनी के तौर पे। फिर जैसे सामान अनसोल्ड बच गया तो इस अनसोल्ड का भी हम 80% पैसा लेंगे। ये हो गया आपका सिक्योरिटी मनी। हालांकि ये बात अभी समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप यहां तक इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन करवाएंगे ना जब मैं आपको ये वाला चीज और अच्छे से समझा के चलूंगा। अब अभी आप ये पॉइंट लिख लेना कि एडवांस मनी दो तरीके की, सिंपल एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल, सीधी सी बात है। एडवांस मनी वाला पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट लिखना भैया, एडवांस मनी में अगर बी आर आए तो एक पॉइंट और लिखना, नंबर नेक्स्ट। इफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज is received and discounted with bank, then discounting charges will be recorded in P&L account, not in consignment account। देखो जनाब, हम हैं ओनर,
तो ये है हमारा एजेंट। एजेंट ने हमको कोई बीआर दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, हमने वो बैंक से जाके पैसा ले आए, हम बैंक से जाके पैसा ले आए। तो बैंक, मान लीजिए 1,000 रुपए का बीआर था, बैंक वालों ने 900 रुपए हमको दे दिए, तो 100 रुपए हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट चार्जेस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 100 रुपए का जो खर्चा है, ये आप जयपुर वाले बिजनेस का मानोगे, मतलब रनिंग बिजनेस का मानोगे, या फिर कंसाइनमेंट वाले बिजनेस का मानोगे? आपको ये, हम ये मानते हैं कि ये 100 रुपए का जो यूज होगा डिस्काउंट करने के बाद, इस पैसे का जो यूज होगा वो जयपुर वाले बिजनेस में होगा, इसलिए ये जब डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं ये P&L अकाउंट में लिखे जाएंगे, ना कि कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। एक मोटी गलती होती है यहाँ पे। एजेंट की तरफ से बीआर आता है, उस बीआर को आप बैंक में लेके जाते हैं तो डिस्काउंटिंग चार्ज लगते हैं। अब ये डिस्काउंटिंग चार्ज कौन से वाले बिजनेस के माने, जयपुर वाले बिजनेस मतलब ट्रेडिंग P&L वाले बिजनेस के माने, या फिर कंसाइनमेंट वाले बिजनेस के माने? तो हमारी अप्रोच ये है इस चैप्टर में कि ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, ये चार्जेस हमारे रनिंग बिजनेस मतलब जयपुर वाले बिजनेस के माने जाएंगे। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देंगे नहीं भैया ये तो कंसाइनमेंट वाले ही बिजनेस के, तो ही मानना, अदरवाइज हम बाय डिफॉल्ट हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि ये जयपुर वाले बिजनेस के ही हमारे खर्चे हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि डिस्काउंटिंग चार्ज। ओके जनाब, और इस एंट्री में रन डनारन एक्सपेंस भी हो गया दोनों का तरीके का। हाँ, एक एक्सपेंस वाली बात और लिखिएगा, नेक्स्ट एक लिखिएगा, इफ देर इज, या फिर लिखना इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी विल अज्यूम, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो देन वी विल अज्यूम all expenses paid by agent in connection with consignment business will be reimbursed, will be recovered, लिख लो, will be recovered from owner। रिकवर्ड फ्रॉम ओनर। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो जितने भी एजेंट खर्चे करेगा कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड, जितने भी खर्चे करेगा, सेलिंग एक्सपेंस करेगा, स्टेशनरी रेंट वगैरह जो भी खर्चा करेगा, ये सारे खर्चे अल्टीमेटली ओनर से रिकवर करेगा, रिम्बर्स करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि नहीं भैया एजेंट जी आप अपने खर्चे खुद वहन करना, हमसे मत मांग, मतलब ओनर और एजेंट के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि अपने अपने खर्चे खुद, आप मेरे से रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हम ये जो खर्चे होंगे ये हम ओनर से रिकवर नहीं करेंगे। इसी बात को मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी विल अज्यूम all expenses paid by agent in connection with consignment business will be recovered from owner, that is कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। इसी लाइन में लिखना, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड if there is a agreement, there is a agreement that there is a agreement that agent will bear his expense himself, then no amount of expense will be
रिकवर्ड फ्रॉम ओनर। अगर ऐसा एग्रीमेंट हो रखा दोनों के बीच में कि एजेंट अपने खर्चे खुद वहन करे, भाई हमसे मत मांगना। मान लीजिए मैं ओनर, आप एजेंट, आपके और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई देख एजेंट, जो तू खर्चे करे वो तेरी जेब से करना और वो पैसे मेरे से मत मांगना। एग्रीमेंट हो रखा है, तो एग्रीमेंट हो रखा है, तो ऐसे खर्चों को फिर कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, क्वेश्चन ये बताए ही ना कि एजेंट द्वारा किए गए खर्चे रिम्बर्स होंगे, रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, उस केस में हम ये मानेंगे कि एजेंट जो भी खर्चा करता है कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, वो खर्चे सारे मालिक है वो रिम्बर्स करेगा, उसको पेमेंट करेगा। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट। और इसमें कहाँ दिक्कत आएगी आपको? टाइप्स ऑफ कमीशन। ओके जनाब, तो यहाँ तक ये कुछ नोट्स लिख लिए, फिर अपन टाइप्स ऑफ कमीशन पे चलेंगे। अब फिर सेल्स पे चलेंगे, कैश और क्रेडिट सेल पे, फिर क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ तक ये पॉइंट हो गए हमारे 13 पॉइंट, है ना। अब लिखिएगा 14 पॉइंट, टाइप्स ऑफ कमीशन। पॉइंट नंबर 14, टाइप्स ऑफ कमीशन। लिखिएगा पहला टाइप, नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल या ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कमीशन। कमीशन एजेंट को हम दे रहे हैं भैया, नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं कि भैया जितना भी सेल करेगा उसका कुछ परसेंटेज तेरे तेरे को दे देंगे। तो इसके आगे लिखना, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। जितनी भी टोटल सेल करी है, मतलब कैश प्लस क्रेडिट, दोनों सेल। नॉर्मल कमीशन हो सकता है। दूसरा कमीशन हो सकता है ओवर राइडिंग कमीशन। और ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवर राइडिंग, देखो नॉर्मल कमीशन तो इसलिए होता है कि आप मेरे एजेंट बन जाओ बस, और अब व्यापार शुरू करो, हम आपको एक नॉर्मल सा कमीशन दे देंगे। ओवर राइडिंग, आप ज्यादा काम करो, अपनी एफिशिएंसी ज्यादा दिखाओ, तो बताओ एजेंट को ज्यादा कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ज्यादा सेल करो, आप हमारी हम जो बोल रहे हैं उस हमने बोला कि 100% एफिशिएंसी से काम करना है, आप उससे ज्यादा काम करके दिखाओ, हम आपको ओवर राइडिंग कमीशन देंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर ज्यादा कमीशन देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन एक्सेस प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। देसी तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि मैं ओनर, मैंने अपने एजेंट को बोला ये सामान तेरे को 100 रुपए में बेचना है, लेकिन उस भाई साहब ने 120 रुपए में बेच दिया। बढ़िया काम किया ना। मैंने बोला 100 सेल प्राइस 100 रखना, 100 से कम में मत बेचना। एजेंट ने तो भाई साहब 120 में बेच दिया, तो ज्यादा बढ़िया काम किया। फिर मैंने बोला देख तेरे को कमीशन दूंगा 10% तो नॉर्मल कमीशन दूंगा, ऑर्डिनरी कमीशन दूंगा, और 5% तेरे को ओवर राइडिंग कमीशन दूंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा, 100 रुपए का 10%, 10 रुपया तो ये ले जा, और जो तूने एक्सेस बेचा है ना, 100 से एक्सेस मतलब 20 रुपए एक्सेस बेचा है, इसका 5%, 5%, 20 का 5%, 1 रुपया इसका ले जा, टोटल तेरा 11 रुपए कमीशन हो गया। तो बताओ क्या ऐसा कमीशन हम एजेंट को नहीं देंगे क्या? जितना मैंने बोला ये पेन बेच के आना है एजेंट जी, पेन बेच के आना है, बोला साहब बेचाएंगे, बोलो कितने रुपए में? मैंने बोला ये पेन बेचाना तू 10 रुपए में, ये पेन कितने में बेचना है? 10 रुपए में। एजेंट के कोई ग्राहक फंस गया, उसने ये पेन 13 रुपए में टिका दिया उसको, तो बोलो बढ़िया काम किया इसने। तो बढ़िया काम किया तो 2 कमीशन देने पड़ेंगे, नॉर्मल कमीशन एंड ओवर राइडिंग कमीशन। अब हो सकता है कि ऐसा हो कि मैं जो नॉर्मल कमीशन है वो भी 13 रुपए का ही दूं, मतलब 13 रुपए का 10%, 1.3 रुपए कमीशन ये, और जो एक्सेस 3 रुपया है, एक्सेस 3 रुपया है, इस 3 का भी 20% या 40% कुछ भी दे सकता हूं। वो क्वेश्चन बताएगा कि किसका कितना परसेंट होता है।
अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताया तो ये इस पे कैलकुलेट करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है टोटल सेल पे, और ये वाला कमीशन कैलकुलेट करना है एक्सेस प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस पे। सर ये इनवॉइस प्राइस कुछ समझ में नहीं आया, ये एक जस्ट इसी के बाद अपन एक पॉइंट लिखेंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्राइस, तब थोड़ा और समझ में आएगा। अभी तक ये समझ लो, हमने बोला भाई कि 200 रुपये में बेचना, ये 200 रुपये इनवॉइस प्राइस हो गया, और उसने ये वाला बेच दिया 250 में, तो ये सेल प्राइस हो गया। इनवॉइस प्राइस 200, सेल प्राइस 250, 50 रुपये जो एक्सेस है ये एक्सेस पे कैलकुलेट होता है, ओवरराइडिंग कमीशन एक्सेस सेल पे, जितना बोला था उससे ज्यादा पे कैलकुलेट होता है। ओके सर ओके, अब ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी अदरवाइज। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल क्रेडर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल क्रेडर कमीशन, देखो भाई साहब, अब कुछ समस्या है मेरे सामने। सर समस्या क्या है भाई? देखो बिजनेस जब करते हैं ना तो उसमें लूप होल्स तो होते ही होते हैं, है ना। अब देखो एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने, सुनना जरा चालाकी सुनना, मेरी बात को ढंग से सुनना। ये है जी ओनर, लिखना मत अभी, ये ओनर, ये इसका एजेंट। ओके, ओनर ने बोला देख ये ले 100 रुपए का सामान, तेरे को 120 में बेचना है, 120 या 120 से ज्यादा पे बेच देना, और ध्यान से सुनना, और जितने पे भी तू सेल आउट करे उस सेल्स का तेरे को 10% कमीशन हम दे देंगे। ओके, ये बात तय हो गई। लेकिन एजेंट ने क्या किया, अपने भाई को बुलाया, बोला तू मेरे से ये सामान खरीद ले, 150 रुपए में सामान खरीद ले, उधार में खरीद ले, पैसा मत देना। जैसे ही सामान बिक जाएगा मैं अपने मालिक से कमीशन मांग लूंगा 10%। 150 का 10% होता है भाई साहब 15 रुपए, 15 रुपए। और एक काम करना भाई, तू ये माल लेके भाग जाना, कभी भी मेरे पास दिखना ही मत तू मेरे को। और मैं मालिक साहब को बोलूंगा साहब उधार में सामान बेचा था और वो पैसे डूब गए, तो मेरे को नहीं पता, मैं तो एजेंट गरीब आदमी हूं साहब, पैसे डूब गए तो उससे मुझे क्या, मुझे तो मेरा कमीशन दे दो 15 रुपए। 150 रुपए का सामान बेचा था वो तो डूब ही गया, 15 रुपए आप मुझे भी कमीशन दे दो मालिक। तो बताइए अगर आप ओनर हो तो आप क्या बोलोगे इसको? अरे एजेंट मेरे भाई ये धंधा है, बिजनेस है, जब मैं मेरे यहाँ पे कोई फायदा होगा तो ही तो मैं तेरे को पेमेंट करूंगा ना। भैया इस जो तूने उधार में बेचा है, तेरे भाई को बेचा या किसी एक्सटर्नल पार्टी को बेचा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उधार अगर सेल कर दिया, क्रेडिट अगर सेल कर दिया, तो अगर वो बैड डेट्स हो गए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? समस्या तो है। तो इसका समाधान क्या निकालें? तो हमने बोला देख एजेंट, जब तू मेरे से एसोसिएट होना तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले एजेंट, मैं तेरे को 10% कमीशन तो देता ही देता हूं, ये नॉर्मल कमीशन है ही है। एक काम कर, मैं तेरे को 5% कमीशन और एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं। किस लिए मालिक? इसलिए ताकि अगर कोई भी बैड डेट्स हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी एजेंट जी आपकी होगी। एक्स्ट्रा पैसा अगर हम एजेंट को देंगे तो जिम्मेवारी भी एक्स्ट्रा ही एजेंट की लगाएंगे। पैसा आएगा तो परेशानी भी तो आएगी ना मेरे भाई। लक्ष्मी बड़ी लक्ष्मी बड़ी मतलब टेढ़ी चीज है, रिटेन करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो हमने बोला अगर देखो नॉर्मल एजेंट बन जाओ, नॉर्मल कमीशन ही मिल रहा है और बैड डेट्स हो जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवारी फिर ओनर को लेनी पड़ेगी। और अगर एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, एक्स्ट्रा पैसे एजेंट को मिल रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा पैसे मिलने के बदले में मेरी एजेंट के तौर पे जिम्मेवारी है कि मैं बैड डेट्स की जिम्मेवारी भी खुद ही लूं। तो हमने इसी का तोड़ निकालने के लिए एक कमीशन को डेवलप कर दिया, और उस कमीशन का नाम हमने रख दिया डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन, तो इसका मतलब डेल क्रेडिटर कमीशन है वो बैड डेट्स की जिम्मेवारी तय करने के लिए होता है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है तो बैड डेट्स की जिम्मेवारी एजेंट की, अन्यथा ओनर की। तो यही बात हमको लिखनी है, आओ लिखो।
पहले तो लिखना दिस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। ये टोटल सेल पे ही कैलकुलेट किया जाता है, जैसे जो कैश और क्रेडिट दोनों पे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन नहीं बताए कि किस पे कैलकुलेट करना है, मतलब कैश पे कैलकुलेट करना है कि क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट करना है, तो अगर क्वेश्चन नहीं बताए तो टोटल सेल पे कैलकुलेट करना है। इसी के नीचे एक नोट लिखेंगे, इफ डेल क्रेडिटर commission is paid, then bad debts risk will be beared by एजेंट। अगर कमीशन दिया गया है तो एजेंट की जिम्मेवारी है, एजेंट का लॉस होगा। दूसरा, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, अगर नहीं है, देन बैड डेट्स रिस्क विल बी बियर्ड बाय ओनर। ये बात ध्यान रखनी, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। एग्जाम में है ना, दो क्वेश्चन आएंगे डेल क्रेडिटर कमीशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कैश सेल्स पे या क्रेडिट सेल पे, तो आप लिखोगे टोटल सेल पे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो टोटल सेल आंसर। हालांकि आप जब स्कैनर पढ़ेंगे या फिर आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पे कई जगह क्रेडिट सेल आंसर मिलेगा और कई जगह कैश सेल्स भी आंसर मिले, टोटल सेल भी आंसर मिलेगा। कई जगह क्रेडिट और दूसरा टोटल दोनों आंसर मिलेंगे, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट में अपने सीएमए के मॉड्यूल के आधार पे अपने एग्जाम में आपको टोटल सेल वाला करना चाहिए, तब आपको यहाँ पे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके सर। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया जाता है, फॉर कवरिंग द बैड डेट्स लॉस। इसका आंसर ये होगा, बैड डेट्स मतलब क्रेडिट सेल को बढ़ावा देने के लिए और बैड डेट्स के रिस्क को बियर करवाने के लिए ही डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 14 हो गया, और एंट्री का कौन सा पॉइंट बच गया भाई? कमीशन के बारे में हो गया, सेल्स रिपोर्टेड बाय एजेंट भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कैश या क्रेडिट हो गया। चलो जनाब, अब इसी के नीचे आप लिखेंगे एक एग्जाम्पल, इसी के नीचे एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखना कि एंट्री कैसे कैसे बनाई जाएंगी। एग्जाम्पल में लिखना कैश सेल्स ₹500, क्रेडिट सेल्स ₹200। फिर लिखना आउट ऑफ क्रेडिट सेल 20% अमाउंट बिकम बैड डेट्स, पास journal entries in books of both the parties, in books of both parties। मैंने एक एग्जांपल दिया कि भैया 500 रुपए की कैश सेल्स हुई है, 200 रुपए की उधार में सेल हुई है, और क्रेडिट जो सेल हुई है उसका 20% अमाउंट है वो बैड डेट्स बन गए हैं। तो आपको क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। तो इसी के नीचे लिखना केस नंबर 1, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया गया है, आंख बंद करके बताओ,
डेल क्रेडिटर कमीशन अगर दिया गया है तो बैड डेट्स की जिम्मेवारी किसकी होने वाली है? एजेंट की। ज्यादा पैसा ज्यादा जिम्मेवारियां, ओके सर। तो एक तरफ लिखना ओनर, ओनर बुक, दूसरी तरफ लिखना एजेंट की बुक। पहली एंट्री, 700 रुपए की टोटल सेल हुई और डेल क्रेडिटर कमीशन पेड है। ओनर बोलेगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कैश हुई कि क्रेडिट हुई, मुझे तो सारे पैसे एजेंट से लेने हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनवाएगा? ये बनवाएगा एजेंट अकाउंट डेबिट। एजेंट से 700 रुपए लूंगा और मेरे कंसाइनमेंट के अंदर इनकम हो गई टू कंसाइनमेंट 700 रुपए। लेकिन एजेंट बेचारा फंस गया, ज्यादा पैसे मिल रखे हैं कमीशन के तौर पे। अब ये हिसाब किताब रखेगा। ये हिसाब किताब क्या रखेगा? देखो ये रखेगा कैश अकाउंट डेबिट, भैया 500 तो कैश आ गए, और डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट 200 रुपये अभी उधार में सामान बेच दिया डेटर्स, और ये सारे पैसे मैं दूंगा ओनर को। ओनर को अकाउंट को 700 रुपये दूंगा। तो पहली एंट्री ये हो गई, बीइंग सेल्स रिकॉर्डेड, या रिपोर्टेड लिख दो, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, और कुछ अपने डेटर। अब आगे क्या हुआ? नंबर 2 पे 20% पैसा, 200 का 20%, 200 का 20%, 40 रुपए, 40 रुपए डूब गए भैया। तो ये डूबे किसके? दिल डूबा, दिल डूबा। किसका पैसा डूबा भाई? एजेंट का डूबा। ओनर बोलेगा नारायण नारायण, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो 700 रुपए चाहिए भाई, एजेंट से चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एजेंट हिसाब किताब रखता फिर रहा, क्योंकि एजेंट को ज्यादा पैसे मिले हुए। ये पैसा ही तो लालच की बुरी बला है भाई। तो ये बोलेगा देखो मेरे को कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना मिला है मुझे? 160 रुपए, और बाकी हो गए मेरे बैड डेट्स, बैड डेट्स ये हो गए मेरे 40 रुपए टू, और ये मेरे डेटर्स से पैसे आ गए 200 रुपए। ये एजेंट हिसाब किताब रखेगा क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया गया है। तो यहां तक केस नंबर ए लिखिएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर पे हुआ तो ऐसी ऐसी एंट्रीज बनेंगी। और अगर यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाए, इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ बाई साइड एजेंट नाम आएगा 700 रुपये बस। ये भी लिखना साथ साथ में। केस नंबर 1 पहले यहां तक लिखिएगा। केस नंबर बी, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन ना दिया गया हो तो बैड डेट्स की जिम्मेवारी फिर ओनर की हो जाएगी और एंट्रियां थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो यहां लिखिएगा, पहला केस यहां तक पूरा करिए, ये लाइन हटा दीजिए, यहां लगाइए लाइन। केस नंबर बी, केस नंबर बी, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन ना दिया गया हो तो इस केस में हम एंट्रीज कैसे करेंगे? एक साइड लिखिएगा ओनर बुक, एक साइड लिखिएगा एजेंट की बुक। अब मेरे भाई बताइए, 500 तो 700 रुपए की सेल हुई, तो डेटर का हिसाब किताब कौन रखेगा? डेटर का हिसाब किताब रखेगा सर ओनर। एजेंट है ना, वो हिसाब किताब नहीं रखेगा। एजेंट बोलेगा मालिक गरीब आदमी हूं, जितना पैसा आया उतना मेरे से ले लो, ये उधार का हिसाब किताब अपने बस की बात नहीं है। अगर उधार का हिसाब किताब करवाना चाहते हो
तो भैया ना कमीशन भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन इस केस में कमीशन केस भी है, कमीशन पे नहीं है। तो यहाँ पे पहली एंट्री बनेगी एजेंट अकाउंट डेबिट, 500 रुपये तो एजेंट से लेंगे क्योंकि कैश सेल हुई है, बाकी लेंगे हम अपने डेटस से, डेटस अकाउंट से 200 रुपये, और इस प्रकार हमने अपनी इनकम मान ली है 700 रुपये। 700 रुपये हमने अपनी इनकम मान ली। एजेंट बोलेगा देखो भाई साहब सीधा सा हिसाब है, अपने पास में कैश आया है 500, तो कैश अकाउंट डेबिट 500, और ये पैसा हम ओनर साहब को दे देंगे, ओनर अकाउंट 500 बस। एजेंट बोलेगा मेरे से हिसाब किताब 500 का ही रखो, अपने बस की बात नहीं है भैया, 700 उधार में बेच रखा, उधार वाले का अपने पास में कुछ नहीं है। पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री, अब ये जो 200 रुपए की उधार सेल थी, इसमें से 160 रुपए तो हमारे पास में आए और 40 रुपए बैड डेट्स हो गए। तो 160 रुपए किसकी जेब में आए होंगे, क्योंकि कस्टमर तो किससे कनेक्टेड है, एजेंट से कनेक्टेड है। तो कस्टमर के यहाँ 160 रुपए आए, तो कस्टमर क्या बोलेगा देखो, सॉरी ये एजेंट क्या बोलेगा, एजेंट बोलेगा देखो मेरे पास वापस से कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 160 रुपये आया है, और ये पैसा भी मैं ओनर को दे दूंगा 160 रुपये। लेकिन ओनर बोलेगा भैया आने तो 200 चाहिए थे, आने तो 200 चाहिए थे लेकिन आए नहीं। तो ये क्या बोलेगा देखो, ये बोलेगा एजेंट अकाउंट डेबिट 160 रुपये, 40 रुपये खत्म भाई साहब, नुकसान हो गया 40 रुपये का। 40 रुपए का नुकसान हो गया। तो इस चैप्टर में सभी जो भी खर्चे होते हैं उसका क्या नाम होता है, कंसाइनमेंट डेबिट। लेकिन आप यहां पे पहले लिखना बैड डेट्स अकाउंट, फिर हल्के से काटना बैड डेट्स को, फिर उसके नीचे लिखना कंसाइनमेंट अकाउंट 40 टू डेटस अकाउंट 200 रुपए, समथिंग लाइक दैट। ये एंट्री हो जाएंगी अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पेमेंट नहीं किया गया है। बैड डेट्स वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सारे खर्चे इस चैप्टर में, सभी खर्चों का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, और सारी इनकम का नाम इस चैप्टर में कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है। तो इसके बाद अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनवाएगा हमसे, कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करवाएंगे, तो बाई साइड में हम लिखेंगे एजेंट 500 बाई एजेंट या बाई डेटस बाई डेटस 200, और इधर टू डेटस 40। ये पोस्टिंग हो जाएगी जनाब। ध्यान रखना हमको क्वेश्चन में पोस्टिंग करनी है तो हम एंट्रियां वगैरह नहीं बनाएंगे, उसमें पोस्टिंग करेंगे। तो ध्यान रखना बैड डेट्स के केस में अगर यहाँ पे डेटर डेबिट कर दिए गए हैं और बैड डेट्स हुए हैं तो इस साइड भी टू डेटर्स ही आएगा। एंट्री देख लो, एंट्री की पोस्टिंग ऐसे होगी। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। केस नंबर 2, केस नंबर बी। तो ये केस यहाँ पे हमारा हो जाता है पूरा। अच्छे से नोट्स बनाना तरीके से, साथ साथ में चलते चलते हुए। चलिए जनाब, उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखो इसी इसी दो एंट्री को करने का ना एक तरीका और भी है, सिंपल तरीका एक और। तो इसी के नीचे लिखना और। इसी एंट्री को करने का एक तरीका और भी है कि हम डेटर अकाउंट को डेबिट ना करके उसकी जगह एजेंट अकाउंट में ही मर्ज कर देते, तो भी आंसर उतना ही आएगा। हालांकि सबसे अच्छा तरीका यही है, जो पूरा लॉजिकल तरीका वो यही है, लेकिन इसी का एक शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम बोले भैया देखो एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसी का और करके लिखना कि हमने बोला 700 रुपए हमको एजेंट से ही लेने, फिर 700 में से 40 रुपए बैड डेट्स हो गए, तो अब हम बोलेंगे कि 40 रुपए एजेंट से नहीं लेने, तो रिवर्स एंट्री कर देंगे फिर।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 40 रुपये, टू एजेंट 40 रुपये। तो ये 2 एंट्री कर सकते हो आप और करके, तो भी आंसर उतना ही आएगा, तो भी आंसर उतना ही आएगा। देखो जरा इन दोनों एंट्रियों को अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो बाई साइड में आ जाएगा एजेंट, बाई साइड में आ जाएगा एजेंट 700 रुपये, और टू साइड में भी आ जाएगा एजेंट 40 रुपये। तो देखो क्या 700 माइनस 40 हुआ, और इसके अंदर भी देखो 700 माइनस 40 हुआ। तो ये करने का तरीका है, आप चाहे तो क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, आंसर दोनों में उतना ही आएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें साथ साथ में आप लिख लेंगे, घर पे जाके इनको यहां तक देखेंगे। जल्दी से लिखो यहां तक। तो हमारे पॉइंट हो गए जनाब यहाँ तक 14 पॉइंट हो गए टाइप्स ऑफ कमीशन, और कमीशन से रिलेटेड हमने एंट्री भी कर ली है। अब लिखिएगा पॉइंट नंबर 15। कमीशन से रिलेटेड सारी एंट्री कर चुके हैं अपन। अब आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 15 की हेडिंग लिखना आप, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक।